जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी नीलव्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्ते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। विवाह के ऊपर रहस्यमय ज्ञान। बहुत से मनुष्य विवाह तो सभी करते हैं परंतु गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से विवाह टूट जाता है या किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई न कोई एक दूसरे को छोड़ देता है, बिछड़ जाते हैं, विरह की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमने विवाह के ऊपर एक किताब लिखी है, विवाह और संस्कार संस्कृति रहस्य। विवाह और हमारी परंपरा मान्यताएं रहस्य। विवाह और हमारी प्रथाएं रीति रिवाज। मतलब विवाह करने से लेकर के घर तक पहुंचने के बाद तक के जितने भी नियम कानून शास्त्रों में बताए गए हैं उनको इस किताब में हमने शामिल किया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। विवाह के संबंध में रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा जितना स्पष्ट हमारे द्वारा बताया जा रहा है शायद ही कोई दूसरा साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी ज्ञानी पुरुष नहीं बोल रहा है। छुपा करके बोलते हैं। ज्ञान है, यह ज्ञान सभी मनुष्यों तक पहुंचना चाहिए। फिर ज्ञान का उपयोग करना या नहीं करना, ज्ञान को मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। यदि आपके भाग्य में अच्छा होना लिखा होगा तो निश्चित तौर से आप इन सब परंपरा परिपाटियों को मानोगे, अन्यथा जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही होगा। तो इसी विवाह के संबंध में आपको कुछ ज्ञान देने जा रहे हैं कि एक लड़के से दो सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिंदगी बर्बाद अवश्य होगी। एक ने एक बहन मर जाती है। वह दो सगे भाइयों का विवाह दो सगी बहनों से नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार में कोई न कोई बीमारी दुखी अवश्य लगी रहेगी। आपका पैसा पानी की तरह हॉस्पिटलों में जाएगा। इसलिए एक लड़के से दो सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए और दो सगे भाइयों को विवाह दो सगी बहनों से भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दो सगे भाइयों का विवाह या दो सगी बहनों का विवाह एक ही मुहूर्त में एक ही समय में नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों के बीच में कोई न कोई फ्रिक्शन, कोई न कोई लड़ाई झगड़ा अवश्य उत्पन्न होगा, कोई बीमार पड़ा रहेगा या फिर एक ने एक की मृत्यु हो जाएगी। जुड़वा भाइयों का विवाह जुड़वा बहनों से नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग समाज में इज्जत के लिए ऐसा कर लेते हैं जो कि गलत है और अंततः कष्ट की प्राप्ति होती है। हजार प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कोई प्रेत लग जाता है, कोई जिन जिन्नात लग जाता है, कोई चुड़ैल लग जाती है, कोई डाकन लग जाती है। कभी बच्चा पैदा नहीं होता तो बच्चा पैदा होने के बाद मरने लगते हैं तो तरह तरह की लाइलाज बीमारियां लग जाती है। सौतेले भाइयों का विवाह एक ही लग्न में एक ही समय पर किया जा सकता है। इसी प्रकार पुत्री का विवाह करने के 6 सूर्य मासों की अवधि के अंदर सगे भाई का विवाह किया जाता है। तो
वह सफल हो सकता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि पुत्री का विवाह करने के 6 सूर्य मासों की अवधि के अंदर सगे भाई का विवाह किया जाता है, लेकिन पुत्र के बाद, मतलब पुत्र के विवाह के बाद पुत्री का विवाह 6 मास की अवधि के मध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि एक परिवार में एक भाई या एक बहन है, यदि बहन का विवाह हो जाता है तो 6 सूर्य मास की अवधि के अंदर सगे भाई का विवाह किया जा सकता है। परंतु यदि लड़की का विवाह पहले कर दिया, यानी पुत्र के विवाह के बाद 1 साल तक लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा अशुभ समझा जाता है। और ऐसा ही नियम जो है उपनयन संस्कार पर भी लागू होता है। पुत्री या पुत्र के विवाह के बाद 6 मास तक उपनयन संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। 2 सगे भाइयों बहनों का विवाह भी 6 मास से पहले नहीं किया जाता है। यह अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद और रहस्यमय ज्ञान में हम आपको ले जा रहे हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या अपने ससुर के लिए कष्टकारी समझी जाती है, इसलिए मूल नक्षत्र वाली कन्या के साथ में अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो ससुर को बीमार कर देगी आने के बाद में, उसके पैर खराब रहते हैं, ऐसा माना जाता है। मूल नक्षत्र का मतलब होता है पितरों के समय पे उत्पन्न होने वाली, पितरों के समय पे उत्पन्न होने वाली। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या अपनी सास के लिए अशुभ मानी जाती है, इसलिए सभी पंडित जी लोगों को यह अवश्य देख लेना चाहिए कि पत्रिका मिलान करते समय कि मूल नक्षत्र वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना है, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या के साथ भी विवाह नहीं करे, अन्यथा जिस लड़के से उसका विवाह होगा वह स्त्री अपनी सास को खा जाती है। यानी सास बीमार पड़ जाएगी, हॉस्पिटल में पैसा चला जाएगा और वह मर जाएगी। और रहस्यमय ज्ञान में हम आपको लेके जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। घर परिवार का व्यक्ति को मौत के मुंह में सुलाने में यह विवाह का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ज्येष्ठ मास की में उत्पन्न कन्या, यानी पत्रिका मिलान करते समय यह अवश्य देख लें कि ज्येष्ठ के महीने में उस लड़की का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि ज्येष्ठ के महीने में किसी लड़की का जन्म हुआ है, उस लड़की को आप लेकर के अपने यहां पे आते हो बहू के रूप में, तो वो जेठ के लिए, उस लड़की का जेठ यानी जिससे विवाह हो रहा है, उसके बड़े भाई के लिए वो घातक साबित होती, यानी जेठ की मौत हो जाती है। और विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या जिसके साथ विवाह होता है, यानी कि अपने पति के छोटे भाई जिसको देवर बोला जाता है, उसके लिए वह घातक साबित होती, उसकी मौत हो सकती है, उसको लकवा लग सकता है, उसको पैरालिसिस लग सकता है, वो घर पे पड़ा रह सकता है, एक्सीडेंट में मौत हो सकती है, एक्सीडेंट में टांगे टूट सकती है, मतलब अपंग भी हो सकता है। इसलिए विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या को यदि छोटा भाई हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी कन्या से विवाह करना पड़े तो 5-6 बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषियों से मिलो, बड़े बुजुर्ग ज्योतिषियों से मिलो और उनसे इसका प्रायश्चित कर्म पूछो। और वास्तव में प्रायश्चित कर्म होता है तो करने के बाद ही विवाह करें, अन्यथा विवाह के लिए लार नहीं टपकाना चाहिए। नहीं तो आप लेकर के आ जाओगे और अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति की मौत होने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे। वैवाहिक जीवन में बाधा कारक सभी ग्रह और जो भी दोष होते हैं उनको ज्योतिष के माध्यम से
तंत्र मंत्र के माध्यम से, ज्ञानी जन पुरुषों के माध्यम से उसका विवाह के पहले निदान करना चाहिए। यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। और दान में भी क्या दान देना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। विवाह करने के पहले लड़की के हाथ से 7 प्रकार का अनाज दान अवश्य दिलवाना चाहिए। लड़की का तुला दान अवश्य करना चाहिए। लड़की से 7 प्रकार के धातु का दान अवश्य करवाना चाहिए। लाल कपड़े, सफेद कपड़े का दान, पीले कपड़े का दान अवश्य करवाना चाहिए। जल का दान करवाना चाहिए। खिचड़ी बंटवाना चाहिए। कन्या पूजन करके उनको यथाशक्ति यथायोग दान देना चाहिए। और विवाह करने के पहले उस लड़की के हाथ से सुहागनों को भोजन करवाना चाहिए। गरीबों की सेवा करवाना चाहिए। किसी मंदिर में 2, 4, 10 दिन झाड़ू लगवाना चाहिए। उसके बाद उस लड़की का विवाह करना चाहिए। ये प्रायश्चित कर्म होते हैं। और भी रहस्यमय ज्ञान है विवाह के बारे में, तो आप यदि चाहें तो हमारे द्वारा यह रहस्यमय ज्ञान की किताब लिखी गई है, विवाह और ज्योतिष रहस्य, विवाह और संस्कार संस्कृति रहस्य, विवाह और परंपरा मान्यताएं क्या है हमारी, विवाह और हमारी प्रथाएं रीति रिवाज क्या है, इसका ऊपर एक विश्लेषणात्मक रहस्यमय ज्ञान हमने लिखा है। आप चाहें तो यह किताब हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर व्हाट्सएप करें ताकि ये किताब आप प्राप्त कर सकें। जिन जिन के घरों में आगे आने वाले समय में लड़की का विवाह होने वाला है या लड़के का विवाह होने वाला है, उनको यह किताब अवश्य खरीदना चाहिए। अन्यथा आप अपनी स्वयं की जिंदगी, बच्चे की जिंदगी खराब कर सकते हैं, लड़की की जिंदगी खराब कर सकते हैं। कुंडली मिलान क्यों आवश्यक होता है? कुंडली क्यों मिलाई जाती है? इनके बारे में भी हमने बड़े गहराई से विश्लेषण किया है। और सबसे पहले तो यह देखा जाए कि विवाह क्या सोचकर किया जाता है, विवाह किसके लिए किया जाता है। आजकल के जमाने में जो पुरानी सोच थी वह खत्म हो चुकी है, कलयुग की सोच आ गई है। तो विवाह आप क्या सोच करके अपने लड़के का विवाह कर रहे हैं, क्या सोच करके लड़की का विवाह कर रहे हैं, यह अवश्य पहले इस किताब के माध्यम से आप समझ लें। तलाक क्यों होता है? दोनों पति पत्नी अलग अलग क्यों रहने लगते हैं? दूसरा विवाह क्यों करना पड़ता है? और पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? इसके बारे में भी हमने इस किताब में बिल्कुल विधि विधान से बताया है कि एक तो आप पत्रिका सही नहीं मिलाते हो, एरे गेरे नत्थु गेरे पंडित जी के पास चले जाते हो, कम अनुभवी व्यक्ति ज्योतिषाचार्य के पास चले जाते हो कम पैसे के चक्कर में कि 100 रुपए में कुंडली मिलान कर देगा, 200 रुपए में कुंडली मिलान कर देगा। तो आप 100-200 रुपए देकर के हल्के से हल्के डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराओ, तो आपको पता लगेगा आपके शरीर में क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। उल्टी सीधी गोली दवाई दे देगा तो मर जाओगे, तब पता लगेगा कि साहब रिएक्शन हो गया था। इसी प्रकार किसी की जिंदगी का सवाल होता है। तो जब भी विवाह करें, चाहे लड़की का करना हो या लड़के का करना हो, पत्रिका मिलान अवश्य करें और किसी अच्छे 2-3 ज्योतिषाचार्य से मिलान करने के बाद ही विवाह करें। पैसे की ओर मत देखिए, दक्षिणा तो आपको देना ही देना है, बिना दक्षिणा दिए भी पत्रिका का मिलान मत करवाइए, अन्यथा दोष लगता है। केवल गुण धर्म देख करके विवाह नहीं करना चाहिए। पत्रिका का मिलान करने के लिए राशि भी देखना चाहिए। राशि के साथ साथ जो 12 खानों में, जो घर में अलग अलग जगह अलग अलग नवग्रह बैठते हैं, उनका विश्लेषण भी अवश्य चेक करें। और गुण मिलान करने का आधार क्या होता है, यह भी हमने किताब में लिखा है कि गुण मिलान का मतलब नहीं कि आप किसी भी कंप्यूटर से गुण मिलान की सारणी के अनुसार आप रिजल्ट निकाल लें और बोल दें कि साहब 36 में से 25 गुण मिल रहे, विवाह कर लो, ये भी गलत। तो गुण मिलान करने के लिए पहले यह देखा जाए कि लड़के या लड़की में अल्पायु योग तो नहीं है।
ये गुण मिलान करने से पता नहीं लगता है। कोई मध्यम आयु तो नहीं है, दीर्घायु है या नहीं है, यह अवश्य चेक कर लें। फिर चेक करें कि क्या उसके 2 विवाह के योग तो नहीं है, फिर उसके 3 विवाह के योग है या नहीं, कोई अविवाहित रहने की योग तो नहीं है। यह अवश्य पहले किसी से कुंडली चेक करवाएं, न कि गुण मिलवाएं। साथ ही साथ में दोनों का, लड़के और लड़की का, एक ही नक्षत्र में जन्म नहीं होना चाहिए। जन्म नक्षत्र और जन्म समय दोनों अलग अलग होना चाहिए, अन्यथा दरिद्र योग की उत्पत्ति हो सकती है। मांगलिक अमांगलिक योग हो तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। पत्रिका में, कुंडली में यह अवश्य देखना चाहिए कि मांगलिक अमांगलिक योग तो नहीं है, और कालसर्प दोष, नाग दोष, षडाष्टक दोष ये तो नहीं है, ये भी अवश्य चेक कर लें। क्योंकि जिस मनुष्य के जीवन में कालसर्प दोष होता है वो मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। और जो मनुष्य मांगलिक होता है या कोई लड़की नाग कन्या होती है तो वो अपने पति को अवश्य डसती ही है, उसके विधवा योग होने की संभावना होती है। तो ऐसी लड़की से भी विवाह न करें। कुंडली का मिलान इसलिए करना चाहिए कि 4 पुरुषार्थ होते हैं और वह पुरुषार्थ विवाह के बाद ही संपूर्ण होते हैं। इसलिए विवाह जब भी करें बहुत सावधानी से करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य का शिकार न हो जाए आपकी जिंदगी, और जिंदगी आराम से कटे, इसके लिए कुंडली मिलान अवश्य करना चाहिए। और गुण मिलाना बहुत अद्भुत कार्य है। इसे बहुत गहराई से विश्लेषण करना होता है। कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकली हुई कुंडली में जो गुण मिलान होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। कुंडली जब भी मिलान करें या करवाएं किसी से तो सप्तम भाव को अवश्य देख लें, जो कि पति पत्नी वाला भाव होता है। फिर दूसरा भाव होता है द्वादश भाव। यह भी दांपत्य सुख को बताता है और सप्तम भाव का भी दांपत्य सुख के बारे में बताता है। और द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का भाव होता है। यह भी दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक सुख से वंचित रह जाओगे। और पंचम भाव भी अवश्य देखना चाहिए कि पिछले जन्म के जन्मजात कौन कौन से ऋण हैं जिसकी वजह से बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, यह भी अवश्य देख लें। और अष्टम भाव भी अवश्य चेक करवा लें कि अष्टम भाव में कोई ग्रह ऐसा तो नहीं बैठा है कि विवाह होने के बाद में विधुर योग होने के योग हो या वैधव्य योग हो। गुरु विशेष तौर से चेक करें कन्या की कुंडली में कि वह पाप भाव में तो नहीं है, अन्यथा वह लड़की अपने पति को अवश्य छोड़ेगी। यानी जिस स्त्री के, जिस लड़की के कुंडली के जो 12 खाने होते हैं उसमें यदि गुरु खराब अवस्था में बैठा हो, गुरु नीच का बैठा हो, गुरु शत्रु राशि के अंतर्गत बैठा हो, गुरु पाप प्रभाव में बैठा हुआ हो, तो उस कन्या का 2 या 2 से अधिक विवाह होता है। दांपत्य सुख की हानि अवश्य होती है। इसलिए गुरु अच्छे वाली ही लड़की से विवाह करना चाहिए। और विवाह करने के पहले कुंडली अवश्य मिलान कर लें। विवाह करने के पूर्व अच्छे से जांच लें कि कोई प्रेत दोष होने की संभावना तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं है, सूर्य के साथ चंद्र तो नहीं बैठा, विष योग तो नहीं है, यह अवश्य चेक कर ले। अन्यथा लड़की या लड़का जो भी होगा उसके जीवन में विष योग की वजह से प्रगति नहीं होती है। यानी अष्टम भाव पर यदि विष योग होता है तो वह लड़की या लड़का जहर खा के आत्महत्या करने की संभावना बनती है। इसलिए मिलान करते समय
वर्ण अवश्य देख लें, वश्य देख लें, तारा देख लें, योनि देख लें, ग्रह मैत्री देख लो, गण देख लो, भकुट देख लो, और नाड़ी अवश्य देखना चाहिए। नाड़ी दोष होने पर संतान सुख में बाधा होती है और पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा अवश्य होता है। और यदि भकुट दोष होता है तो दोनों के बीच में वित्तीय समृद्धि नहीं होती है और दोनों के बीच में लेन देन की स्थिति की वजह से दोनों का वैवाहिक जीवन कटुता भरा रहता है। कुंडली मिलान के अलावा भी जैसा मैंने कहा अन्य चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुंडली में, स्त्री की कुंडली में सप्तम और अष्टम में शनि और मंगल, इन दोनों का ग्रह का होना अनिष्टकारी माना गया है। यदि यह स्थिति दोनों में हो, लड़के और लड़की में, तो एक बार अच्छा है, परंतु लड़की की कुंडली में केवल सप्तम और अष्टम भाव में शनि और मंगल हो तो यह अनिष्टकारी का होता है, यानी बहुत खराब होता है। कुंडली मिलान करते समय शुभ ग्रहों पर भी विचार करना चाहिए। सप्तम भाव यानी जो पति पत्नी वाला भाव होता है उसमें पाप युक्त प्रभाव वाले ग्रह नक्षत्र नहीं होना चाहिए। पाप युक्त प्रभाव का मतलब हो गया शनि, राहु, मंगल। यदि ये सप्तम भाव में है तो विवाह नहीं करना चाहिए उस लड़की से। और यदि लड़की या लड़के की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य कमजोर है तो मानसिक टकराव होता है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए। जिससे भी आप विवाह करने जा रहे हैं, चाहे लड़के का विवाह करने जा रहे हो या लड़की का विवाह करने जा रहे हो, तो उनके बीच में कुंडली में यह अवश्य चेक कर लें कि चंद्रमा और सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा मानसिक बीमारी होने की संभावना होती है और दोनों के बीच में टकराव होगा। जिन लड़कियों की जन्म राशि वृषभ हो, सिंह हो, कन्या हो, वृश्चिक हो, तो उन्हें संतान कम होती है, यह अवश्य ध्यान रखें। यदि लड़के की कुंडली के 6-8 भाव में युवती की जन्म राशि हो तो दोनों के बीच में हमेशा क्लेश बना ही रहेगा। यानी कि कुंडली के 6ठे और 8वें स्थान की राशि युवती की जन्म राशि हो तो दंपति में हमेशा कलह बना रहेगा। इसलिए कुंडली मिलान के अलावा अन्य चीजों पर भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहें कि विवाह से संबंधित आपको ज्ञान हो कि किस लड़की से विवाह करना चाहिए, किस लड़के से विवाह करना चाहिए, ताकि कोई भी विधुर न हो, दोनों का आपस में तलाक न हो, तो हमारी किताब अवश्य खरीदें। विवाह और ज्योतिष रहस्य, विवाह और संस्कार संस्कृति रहस्य, विवाह और परंपराएं मान्यताएं रहस्य, विवाह और हमारी प्रथाएं रीति रिवाज, इन सब के ऊपर बहुत गहराई से, बहुत रसमय ज्ञान की किताब है। आप इसको लें और विवाह से संबंधित ज्ञान प्राप्त करें। अपने दोस्तों के बीच में भी आप इसका ज्ञान प्राप्त करके बता सकते हो कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्यों होता है, नाड़ी दोष क्या होता है, भकुट दोष क्या होता है, क्या इनकी पूजा से इनको शांत किया जा सकता है। और सबसे पहले कुंडली मिलान करते समय यह अवश्य देख लें कि व्यक्ति को अपनी कुंडली में वैवाहिक सुख कितना है, या किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ लें।
फिर विवाह करना चाहिए, ताकि पहले से आपको ज्ञान होगा कि आपका विवाह सुख कितना लिखा हुआ है। जैसा कि हम बताते हैं बार बार कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी के इसमें धन का सुख होता है, तो किसी के इसमें मकान संपत्ति का सुख होता है, किसी को बच्चे का सुख होता है, तो किसी को वैवाहिक सुख होता है, किसी को माता पिता का सुख होता है, किसी को स्वास्थ्य का सुख होता है। सबको अलग अलग सुख भगवान ने दिया है। तो इस बारे में बड़ी सूक्ष्मता से आपको अध्ययन करना है कि मंगल दोष तो नहीं है या और कोई दोष है जिसका परिहार होगा या नहीं होगा। वकुट दोष की पूजा यदि किसी को कराना हो तो हमारे देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है 9893128047 और 7649862712 पर वकुट दोष की पूजा होती है, षडाष्टक दोष की पूजा होती है, नाड़ी दोष की पूजा होती है, मंगलिक दोष की पूजा होती है, कालसर्प दोष की पूजा होती है, नाग दोष की पूजा होती है और पितृ दोष की पूजा भी कराई जाती है। इस तरीके से विवाह से संबंधित ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं और जो दोष होते हैं उनका परिहार भी होता है, यानी प्रायश्चित पूजा अवश्य होती है। नाड़ी दोष वर कन्या की एक राशि हो, यानी वर की और कन्या की एक ही राशि हो, लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग हो या जन्म नक्षत्र एक ही हो परंतु राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है। पर नाड़ी दोष कब नहीं रहता है ये भी हमने किताब में बहुत विस्तृत वर्णन बताया है। नाड़ी भी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। और नाड़ी दोष बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नाड़ी का मतलब होता है मनुष्य शरीर की धातुओं से है कि धातुएं आपस में एक दूसरे से मिलती है या नहीं मिलती है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, इस प्रकार की अनेक नाड़ियां होती है। इन सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग परिहार होता है। जप करना होता है, तप करना होता है, दान पुण्य व्रत अनुष्ठान आदि से इन उपचार किया जाता है। जैसा कि आपको बताया है केमुद्रक योग होता है। केमुद्रक योग वाले व्यक्ति से भी शादी नहीं करना चाहिए। केमुद्रक योग भंग भी होता है, तो केमुद्रक योग भंग कैसे होता है वह भी इस किताब के अंतर्गत हमने बताया है। चंद्रमा अशुभ होता है तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो कब विवाह कब करें, तो जिंदगी में इसीलिए तलाक ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आप कोई भी न तो पत्रिका मिला रहे हो सही तरीके से और न ही कुंडली के बनाने पर विचार कर रहे हो, कुंडली मिलान करने पर विचार नहीं कर रहे हो। सातवां भाव बताता है कैसा होगा पति पत्नी। सातवें भाव में जो ग्रह होते हैं उनके फल के अनुसार विवाह होता है। दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा, पुनर्विवाह सफल होगा या नहीं होगा, रिश्ते टूटने का क्या कारण होता है, ये भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है कि रिश्ता क्यों टूटता है। इसके बहुत सारे उपाय हमने बताए हैं कि रिश्ता नहीं टूटे और कौन सा ग्रह कहां बैठे तो रिश्ता क्यों टूट जाता है। और कुंडली का सप्तम भाव विशेष तौर से इस विवाह के बारे में बहुत गहनता से विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा विवाह भी सफल होगा या असफल होगा ये भी कुंडली में हमारे द्वारा बताया गया है। बार बार तलाक क्यों होता है,
यह भी किताब में लिखा है। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं अविवाहित की संख्या बहुत ज़्यादा है।